हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशंस में पेपर आपके कैसे आएंगे, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, तो उनका आज मैं क्लास 7 क्लास का जो सैंपल पेपर्स है, जो एनुअल एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आज आपको कवर करने वाला हूं। जैसे कि मैंने क्लास 8 का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, क्लास 6 का भी ऑलरेडी किया है। आज जो मैं क्लास 7 का आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं, तो ये मैंने स्कूल्स के नेम लिखे हैं, हर्ष पब्लिक स्कूल्स, ठीक है। एनुअल एग्जाम्स है या फिर आप सेशन एग्जाम्स भी रहते हैं कि स्कूल्स का, या फिर फाइनल एग्जाम्स भी लिखा जाता है, तो अलग अलग स्कूल अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये मैंने एक आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर डिजाइन किया हूं 60 मार्क्स का, जो क्लास 7 के हैं। तो जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, देखो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेगा, है ना, फिल ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसके बाद सॉल्व भी क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना, फिगर वाले भी क्वेश्चन, स्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये सभी क्या है बच्चों, क्लास 7 के क्वेश्चंस पेपर जो है पूरे ईयर्स का मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। और इन सभी का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो कंप्लीट लेक्चर देखो, मैं इन सभी क्वेश्चंस के एक एक सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और आपको इनके साथ साथ इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उन्हीं के बेस पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, हो सकता है कि एज इट इज भी आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर इनके बेस पे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनकी पीपीटी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इनके एक एक करके इनके सॉल्यूशंस को बताऊंगा आपको। तो आप अपना नोटबुक और पेन निकाल करके बैठ जाएं और कम से कम ये 1 घंटे के लेक्चर होने वाले हैं, तो 1 घंटे आप बैठो, जिससे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी ये आपको फील दिलाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आओगे। ये कंप्लीट लेक्चर देख करके जाते हो, इनके फॉर्मूले रिमेंबर करके जाते हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप है एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के टारगेट के अकॉर्डिंग है, मैथ्स के सैंपल पेपर से बच्चों को। तो देखो सबसे पहले हम आ गए एमसीक्यूज क्वेश्चंस में। क्या है एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन कह रहा है x% of 75 equal to 9, then what value of x। तो x की वैल्यू क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व करें। देखो x% मतलब x अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75 और क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ। तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो इसको 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x बाई 4 इक्वल क्या हो गया 9 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 इंटू 9 और x बराबर क्या होगा 4 इंटू 9 बाई 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जाए कितना हो जाएगा 12, तो 12 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ना, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी। 12 है, यस 12 है, तो 12 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आ रहा होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज। अच्छा, पैरेलल लाइंस ऑलवेज क्या होता है, तो देखो ये हमारे पास एक लाइंस है और ये एक लाइंस है, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। ये देखो ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल्स है, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल्स है। तो इन दोनों में क्या चीजें सेम होती है वो बताना है। वही कह रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल होता है, कोइंसिडेंट होता है, इक्विलैटरल होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है, क्या होता है। तो देखो बच्चों पैरेलल लाइन जब भी होता है ना, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये इक्वल होता है, सभी जगह सेम आएगा, ये याद रखना है ना। यहां पे वही आएगा, यहां भी वही आएगा, यहां भी होएगा और बढ़ाओगे तो भी।
इन दोनों के बीच के जो इक्वल डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये डिस्टेंस इन दोनों में जहां पे जाओ ना डिस्टेंस सेम होगा वो होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इक्वल डिस्टेंस। क्या लिख सकते हो, इक्वल डिस्टेंस, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल ही होता है। तो ये आपके आंसर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स। एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल्स होगा। तो देखो सबसे पहले आप यहां ध्यान दो, कह रहे हैं लीनियर पेयर। तो देखो लीनियर पेयर जो होता है ना बच्चों, LINEAR, लीनियर पेयर, ये एंगल्स क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम अगर क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, लाइक दैट, ऐसे ये एंगल होता है हमारा लीनियर पेयर 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब इन चार ऑप्शन में से आप बताएं कि कौन सा पॉइंट जो है हमको 180 डिग्री का एंगल देता है। तो सबसे ए वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है ना तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल का सम यानी एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है ना तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल आपको पता है 0 डिग्री से लेकर क्या होता है 90 डिग्री के बीच होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 180 डिग्री से लेकर के क्या होता है 270 डिग्री के बीच। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होता है 60 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसके बीच का एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है। तो हमें तो 180 डिग्री बताना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लो, इस पे आपको आगे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चल ये क्लियर हो गया। नाउ सेकंड थिंग्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज देन द थर्ड साइड। क्या होगा, लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। टू साइड्स का जो ट्रायंगल्स होता है थर्ड साइड से क्या होगा, लेस देन ही होगा ऑब्वियसली, तो लेस देन लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस। थ्राइस मतलब 3, इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स पेरीमीटर्स आर 240, द लेंथ ऑफ द फील्ड। अच्छा, लेंथ आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं आपके, तो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। चलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है थ्राइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम x मान लेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा, थ्राइस मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लेंथ पता चल गया और ब्रेथ पता चल गया, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, कितना है 240 दिया हुआ। तो हमें कह रहा है कि लेंथ बताओ, आप क्या बताओ, लेंथ बताओ, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पेरीमीटर हमको 240 दिया हुआ है, 2 लेंथ क्या हमारे पास 3x और ब्रेथ कितना है x, तो 240 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4x, ठीक है। तो 240 इक्वल क्या होगा 8x, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 240 अपॉन में 8, तो आत्रिक 24 30 आ गया, ठीक है। तो x क्या निकल के आ गया हमारा 30, तो जो हमारा ब्रेथ होगा, ब्रेथ क्या है x, तो ये हमारा 30 मीटर आ जाएगा। और अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो क्या हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 90 मीटर, 90 मीटर। तो ऑप्शन में देखो हमें क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो लेंथ कितना आ रहा है हमारा 90 हो रहा है,
और यही अगर आपको ब्रेथ पूछा जाता तो 30 मीटर होता, है ना। तो ये चीजें क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको बच्चों क्वेश्चंस को, अप्रोच को समझना है और अप्रोच को समझ के आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में भी, जिससे कि आपके टीचर्स, आपके क्लास टीचर चेक करे ना तो उन्हें क्लियर समझ में आ जाए और वो बिना काटे आपके पूरे मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या आ गया, फिलअप्स वाले पार्ट्स आ गए। तो ये क्या थे, इससे पहले हमने एमसीक्यूज आपको करवाए, अब जो है आपके फिलअप्स पार्ट्स है। तो देखो फिलअप पार्ट्स में क्या करना है आपको, द एरिया ऑफ अ सर्कल्स विथ डायमीटर्स 1.4 मीटर्स इज इक्वल टू। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल्स आपको कह रहे हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या फिर आप इनको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपको डायमीटर्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो डायमीटर्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आपको r/2 होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं आप, डायमीटर्स r बराबर क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बटे 2 लिख सकते हैं। रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बटे 2। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, पाई और डी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4। तो आप ये फॉर्मूले भी आप लिख सकते हो, है ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्यों मैंने ये वाला क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास डायमीटर्स दिया हुआ था बच्चों, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया। रेडियस है तो आप ये लगा लो, डायमीटर है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, जैसे आपकी वैल्यू मिलेगा आप ऐसे करते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दूं। क्या, पाई की वैल्यू पता है बच्चों 22/7 होता है। डायमीटर स्क्वायर से 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1.96 आ जाएगा, है ना, 1.96 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4। बस आप इनको चाहो तो सॉल्व कर लो, राइट। ये वाले पार्ट्स को सॉल्व करके आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ डैश ट्रायंगल। देखो एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम, किसका होता है, तो देखोगे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड यानी ये हाइट, ये जो हाइट होता है ना, क्वेश्चन में कह रहा है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। एल्टीट्यूड यानी हाइट और ये मीडियन भी तो है, ये हाइट भी है और मीडियंस भी है, तो दोनों जो होता है वो सेम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल्स, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आप पूरा लिख लेना है इसमें। ठीक है, अच्छा आगे देखो, थर्ड में कह रहा है इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स आर नॉट इक्वल टू देन लाइंस ऑफ इतना। तो देखो इसमें क्या होगा, कह रहा है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल टू लाइंस आर एंगल्स। तो ये दोनों एक दूसरे का इक्वल्स नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स हो जाएगा। क्या होगा, नॉट इक्वल्स लिख देंगे आप। ठीक है, नॉट इक्वल्स। अच्छा अब क्या है, 4:x इक्वल 6:3 वेयर x का क्या वैल्यूज निकल के आएगा। तो इसे भी आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखो 4/x बराबर क्या होगा 6/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू 6 बराबर क्या होगा 4 इंटू 3, तो x बराबर क्या हो गया 4 इंटू 3/6, ये हो जाएगा आपका 2। तो क्या निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स। ठीक है, EQUAL है ना, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल, जैसे देखो ना ये है ना आपका वर्टिकल अपोजिट्स, ये इसके इक्वल हो जाता है हमेशा और ये इसके इक्वल होता है, तो ये आपका वर्टिकल इक्वल्स आपके आ जाएंगे, ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है। तो ये आपके टोटल 5 एमसी फिलअप्स दे रखे थे, ये 5 आपके हो गए, इन्हें आप सॉल्व कर लेना, है ना, फॉर्मूले भी मैंने बता दिया, आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आगे आपका VS है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर्स आगे जो आपके 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले देखो कह रहे सीपी ऑफ बुक्स, या कोई बुक्स है ना, उनका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है आपको दिया हुआ है कितना 200, और एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है 230। तो फाइंड प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट्स। तो देखो सिंपल है, सीपी जो है आपको दे रखा है कितना है 200 है, और एसपी कितना दे रखा है आपको, एसपी जो है आपको 230 दिया हुआ है। तो सीपी से एसपी बड़ा है, तो जब सीपी से एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है ना। तो सीपी से एसपी क्या है बच्चों, बड़ा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो एसपी हमारे पास कितना है 230 है, और सीपी 200 है, तो प्रॉफिट कितने हो गए हमें 30 हो गए, 30 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। तो पहले क्वेश्चन क्या था, फाइंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैंने निकाला। अब कह रहे प्रॉफिट परसेंटेज भी बता, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो ये आपको याद रख लेना। तो प्रॉफिट हमारे पास 30 है, सीपी कितना हमारे पास 200 है, इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे इसको काट दो 15, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो 15% क्या होगा आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितना 30 रुपीज हुआ, और आपके पास 15% जो है आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप इनके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना। अच्छा, कह रहे प्रॉफिट क्या होगा ऑफ वॉशिंग मशीन्स। प्रॉफिट ऑफ वॉशिंग मशीन्स आपको क्या दे रखा है 9% दिया हुआ है। फाइंड द एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन्स। अच्छा, वॉशिंग मशीन का एसपी आपको बताना है क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको जो सीपी दिया है ना वो देखिए ध्यान से। सीपी कितना है आपके पास 1600 रुपया जो है आपके 16,000 में वॉशिंग मशीन खरीदा है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये कमाना चाहता है, वो 9% प्रॉफिट कमाना चाहता है। यानी सीपी पे जितना 16,000 का है, इस पे 9% वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने में बेचा जाएगा, कितने बेचेगा तो इसे 9% की प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूले भी लगा सकते हो, या पहले 16,000 का 9% निकाल, है ना। तो 16,000 का पहले मैं 9% आपको निकाल देता हूं। 16,000 से इसका 9% निकाल लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 160 इंटू क्या हो जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 हो जाएगा। 9 45 9 6 का 54 के 4 आगे हाथ में 5, है ना। 9 5 14 144। तो ये कितना होगा 1,440 रुपया होता है ना। 1,440 रुपया हो गया इसका 9%। तो बस अब एसपी बराबर क्या कर दोगे, एसपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। ये फॉर्मूलेज होते हैं। तो हमारे पास क्या 16,000 तो है, 16,000 का 9% कितना है 1,400 रुपए, है ना। 1,440, अब इसको ऐड कर दो, है ना। 16,000 में 1,440 ऐड कर दो, 044, ये हो जाएगा आपका 17,440। कितना हो जाएगा 17,440 रुपीज का इसका एसपी हो जाएगा, है ना। अगर वो, है ना, अगर वो शॉपकीपर या दुकानदार क्या करते उस मशीन को, वॉशिंग मशीन को 17,440 रुपया में बेचता है ना, तो उसे 9% की प्रॉफिट हुई। समझ रहे हो आपको, कितने बेच रहा होगा, खरीदा है 16,000 में, है ना, 16,000 में, और बेचा कितना है 17,440 रुपीज में उन्हें बेचा है, तब जाकर उसे 9% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। बात समझ आया, क्लियर हो गया अच्छे से, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट में देखो, कह रहा है रेट आपको दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 5 इयर्स, इंटरेस्ट दे रखा है आपको 450, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, है ना। क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रिंसिपल बताइए। तो देखो आपके लिए क्वेश्चंस क्या है बच्चों, फॉर्मूला इसके लिए ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, है ना। ये बात आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का।
SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल से प्रॉफिट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, SI दिया हुआ है और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो इसके बेस पे अगर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप चाहो तो इसको लिख लीजिएगा, आपको आगे काम आ सकता है। SI इंटू क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये तो एक फॉर्मूले हो गए, और आपको रेट निकालना है तो SI इंटू क्या हो जाएगा 100 है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। एक फॉर्मूले आपके ये निकल के आ जाएंगे। और टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका P इंटू R हो जाएगा। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे। और SI ये जो सेम निकालना है तो P इंटू R इंटू टी अपॉन में क्या होता है 100 है ना। ये फॉर्मूले आपको, ये चारों फॉर्मूले आपको सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे से आने चाहिए है ना। इनमें अभी आपको ये वाला फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि आपको चेंज कर दे, रेट पूछ ले या टाइम पूछ ले या सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले। तो आप ये चारों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें है ना, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले SI कितना दे रखा है आपको 450। उसके बाद देखो 100 है तो 100 तो बाय फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद रेट कितना है आपके पास 6% रेट दिया हुआ है। टाइम कितना दे रखा है आपको 5 साल 5 ईयर दे रखा है। बस सॉल्व कर दो, ऐसे इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 20 2500, ठीक है 20 आ गया। इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 10। अब इससे डिवाइड कर दोगे 15 3 45 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 को कर दो 1500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ गया, बस खत्म। कितना आसान था। ये आसान कब लगा, जब आपने फॉर्मूले को अच्छे से रिकॉल किया। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखा है ना, ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से रिमेंबर करें, और अगर आप अच्छे से रिमेंबर करते हैं ना तो इन सबको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। कर सकते भी नहीं है, कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कर सकते हो तो भी लिखो, नहीं कर सकते तो पर भी लिखो, है ना। पता तो चले कि आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। हाँ लेकिन एक चीज, ये फॉर्मूले माइंड में रख करके कमेंट करना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो गुड, आप करोगे कमेंट, ये मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। अच्छा, रेशियोज आपको दे रखे हैं ना, रेशियोज दे रखा है, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, ये देखो 2x हो जाएगा, हम x ले लेते हैं 3x, और क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। तो हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों साइड का जो सम्स होता है एंगल्स होता है। एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये हमारा 2x डिग्री हो जाएगा, 3x डिग्री बोलेगा, 4x डिग्री बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आपको पता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 4 3 7 1 9, तो 9x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री अपन में क्या हो गया 9, तो 9 2 18 20 डिग्री हो गया। तो x की जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो क्या हो जाएगा 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें हर एक का निकालना है। तो एंगल A बराबर क्या था आपके पास 2x था, तो हो जाएगा 2 into 9 2 18 20, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल B कितना है हमारे पास 3x है, तो 3 into क्या हो जाएगा 20, तो 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C क्या था हमारे पास 4x, 4 into 20, तो 4 2 8 80 डिग्री हो जाएगा। अब आप चाहो तो चारों को ऐड करके देख सकते हो 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेफिनेटली हो रहा होगा। देखो ना 6 4 10 180 हो गया। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। ये आप चाहो तो ऐसे लिख लो, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्रीज होता है। ये आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें और याद कर लें, ठीक है ना। इन्हीं के बेस पे ये सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चंस आपको जो है क्या है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स की हाइट्स दे रखा है, वर मेजर्स इन सेंटीमीटर, और उनकी जो हाइट है ना वो सेंटीमीटर में मेजर किया गया है। एंड रिजल्ट्स आर फॉलो, उनके रिजल्ट्स आपको दे रखा है 135 दे रखा है, 150 139 128 151 132
146, 149, 143, 141, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है हमें, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, इसमें सबसे बड़ा टॉलेस्ट गर्ल्स कौन है। तो सबसे बड़ा अगर आप इनमें वैल्यू देखूं तो सबसे बड़ा देखो क्या दिख रहा है मुझको, 151 ही दिख रहा है, 151 है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट गर्ल्स कौन है, 151 सेंटीमीटर वाले जो होंगे वो आपके आंसर्स हो जाएंगे इसके। 151 सेंटीमीटर वाले सबसे बड़े गर्ल्स, मतलब बड़ा गर्ल्स होंगे, क्यों, क्योंकि उनके हाइट सबसे बड़ा है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल्स, सबसे छोटे गर्ल्स की हाइट कितनी होगी। सबसे छोटा गर्ल्स की अगर हाइट आप देखो तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है इसमें, देखो इसमें सबसे छोटा हाइट क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा हाइट जो है 128 मुझे दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है क्या, 128 से छोटा कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 128 सेंटीमीटर का है जो सबसे छोटा गर्ल्स। अच्छा, अब करें व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज क्या है इसका, तो रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट निकालते, तो हाईएस्ट है इसमें से लोएस्ट कर दोगे, आपका रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है, दिस माइनस दिस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे फोर्थ में व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट क्या होता है, देखो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, इन सभी को सम कर देना, ठीक है। क्या करोगे मीन निकालने के लिए, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं, आप इसका निकाल देना, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है, टोटल्स नंबर कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब क्या, इन सभी हाइट को, मैं समझा रहा हूं क्लियर, आप ऐसे ही करना, इन सभी हाइट को आप क्या करोगे, सम कर दोगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से डिवाइड कर देना, फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हुई, आप इन्हें करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे, है ना, बताओगे ना, पक्का। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्या करना मीन निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल हाइट्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल 10 गर्ल्स है, इन सभी गर्ल्स को हाइट को आप ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा, तो आप एडिंग तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, तो आप ऐड करके 10 से डिवाइड करके आप ये मीन निकालेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखेंगे आप। चलिए आगे देखिए, कह रहे हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट लेस देन द मीन वेट्स। अच्छा, ये आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो आप मीन निकालेंगे ना, ध्यान से समझिए, इनके बेस पे ये क्वेश्चन है, इनके बेस पे ये क्वेश्चन है। पहले आप मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद आपको ये देखना है कि मीन से कम इनमें से कौन से वैल्यूज हैं, कितने वैल्यूज हैं, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, वो आपको इनके बेस पे ये क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कह रहे ना लेस देन द मीन वेट्स, जो मीन वेट आया उससे कम कितने गर्ल्स हैं वो आपको बताना है। तो ये आपके जो टोटल 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिसमें से ये 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। रेंज का मैंने फॉर्मूला बता दिया, मीन का बता दिया, ये भी बता दिया, तीनों क्लियर कर दिया। इस तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके देंगे, ठीक है। जिससे मुझे ये तो पता चले कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं, आप अच्छे से समझ पा रहे हो, राइट। आंसर्स दोगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स आपसे पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स सिंपल, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, बेस इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है। तो देखो बेस आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट भी दिया हुआ है, तो आप इसका एरिया निकाल दो। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 7 आके 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेम आपको यहाँ निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या निकालोगे, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। तो बस इसको आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, ठीक है।
तो ये बहुत बेसिक है, आप बहुत आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल्स द गिवन रेडियस। तो अभी मैंने आपको एक फिलॉसफी में फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सर्कल्स के लिए। क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर रेडियस के फॉर्म में, और पाई के फॉर्म में डी के फॉर्म में पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये बताया था। तो अभी ये वाला फॉर्मूले लगेंगे क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है। तो अगर मैं पहला पार्ट को सॉल्व करके आपको दिखाऊं, मिलीमीटर्स में है, तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल, एरिया इक्वल से क्या होता है, पाई। तो पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होता है, और आर की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 127। तो 127 इंटू 127 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 22 इंटू 127 इंटू 127 अपॉन में क्या लिखेंगे, 7। अब आप मल्टीप्लीकेशन का पार्ट रहा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखो, 22 को पहले आप क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को 7 से डिवाइड करके आप यहाँ पे आंसर्स लिख देना, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, ये वाला पार्ट सब क्लियर हो जाएंगे। कैलकुलेशन है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना था जो मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो एरिया क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7। ये तो आसानी से आप इसको काट दोगे, बहुत इजी है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही करना, ये थोड़ा लंबा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया आपको, तो बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फॉर्मूलेज आपको ये याद रखना। हाँ, आपको घुमा सकता है, कभी डायमीटर दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये डायमीटर के केस में लगाना, ये रेडियस के केस में मैंने लगा के समझाया आपको। अब देखो आपके स्टोरी सम्स के क्वेश्चंस है, क्या है आपका, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ 500 meters and its breadth 300 meter respectively, find its area। तो ये तो बहुत आसानी से निकल के आता है ना। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर फील्ड हम बना लेते हैं। ये देखो हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, इसका जो लेंथ है, यानी लैंड का जो लेंथ है वो 500 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ जो है वो हमें 300 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया तो आपको पता है बच्चों, एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर का, L इंटू बी होगा। तो क्या निकालोगे, 500 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 4 जीरो लगा दो। ठीक है, मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर, खत्म, ये आपके आंसर बनेंगे। आप चाहो तो लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू दैट, है ना, ये आपके आ जाएंगे, ये आपके आंसर्स, कॉमा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गए, आगे बढ़े। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ हाइट इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम्स इज दैट एंड एरिया। तो अभी मैंने आपको एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था, बेस इनटू परपेंडिकुलर साइड होता है। तो यहां हमको हाइट निकालना है, उसका बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है, तो एरिया कितना है, 246 हमको दिया हुआ है, बेस 20 दे रखा है और हाइट हमको निकालना है। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 246 अपॉन में 20 कर दो और डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वही इनका हाइट निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने करवाया भी आपको, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपको, स्टोरी है, अ मैन बाय एन एलसीडी। एक आदमी है जो एलसीडी परचेज करते हैं, कितने का, 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख का एक एलसीडी परचेज करते हैं
और वो सेल कर देता है 1,20,000 में, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए फाइंड हिज गेन और परसेंटेज। गेन परसेंटेज ऑब्वियसली 1 लाख में उन्होंने खरीदा है और 1,20,000 में उन्होंने बेच दिया, तो पक्का 20,000 का तो प्रॉफिट हुआ है। तो हमें कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखो बच्चों, सीपी आपको क्या दे रखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 लाख दे रखा है आपको सीपी, ठीक है। और एसपी कितना दे रखा है आपको, 1,20,000 दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट यानी सीपी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो यानी सॉरी एसपी बढ़ा है ना बच्चों, एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारे पास कितना है, 1,20,000। 1 लाख क्या है हमारे पास, 1,20,000 है, ठीक है। और सीपी 1 लाख है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है, 20,000 है। और सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 1 लाख है, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 3 0 1 4 0, 3 0 4 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। तो कितना हो जाएगा, 10 टू 20, तो 20% हो जाएगा। तो 20% आपका क्या होगा आंसर। तो कह रहा है ना गेन परसेंट बताओ, तो 20% क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाता है। यानी वो आदमी जो एलसीडी परचेज कर रहा है ना, अ मैन बाय एलसीडी, एलसीडी वो खरीदा है 1 लाख में, 1 लाख में, और बेचा 1,20,000 में, तो 20,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 20,000 कितने परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20% का वो प्रॉफिट कर रहा है। यानी 20% वो एलसीडी पे मार्जिन रख रहा है और 20% मार्जिन लेकर के वो बेच दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर होगा। आगे बढ़े क्या, आगे देखो क्या रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, यहां पे देखो, सविता क्या है, सविता डिपॉजिट्स 3,000 at the rate of interest 7% per annum for 3 years, find the interest। तो वही देखो एसआई वाले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एसआई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या था, 100 था, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसमें इंटरेस्ट बताना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, 3,000 है, ठीक है। रेट कितना है, 7% है। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। अपॉन में क्या कर दो, 100 कर दो। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 21, 30 इंटू क्या हो जाएगा, 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 है ना, 3 से करोगे 3 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 30, यही ना 21। अच्छा 3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और एक 0 लगा दो, 630 रुपया। इंटरेस्ट कितना बनेगा, 7% के रेट से 7 21, तो ये 630 रुपया का इनको इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साल में एक बार मिलता है, तो उनके अकॉर्डिंग है। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। ये क्या हो गया बच्चों, 1 साल का इंटरेस्ट है, और इनके 3 साल के इंटरेस्ट निकालने, तो इनके अकॉर्डिंग, अच्छा ये 630 रुपए इनके इंटरेस्ट बन जाएंगे, 3,000 है ना, 3,000 का 630 रुपए इंटरेस्ट बन जाएंगे। कितने, 60% पर ईयर्स का, पर एनम का, है ना। 1 साल में 7% मिल रहा है ना, तो 3,000 का आप निकाल सकते हो, इस हिसाब से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। वही है, सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, सम है, ईयर्स दे रखा है, रेट दे रखा है, पर एनम। अच्छा यहाँ पे आपको अमाउंट पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो देखो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 6,000 है। रेट कितना है, 5%। टाइम कितना दे रखा है, 3.5 ईयर्स, ठीक है, अपॉन में 100। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसआई निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशंस कर लेना, रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अमाउंट, तो देखो अमाउंट इक्वल्स टू AMOUNT। अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ये आप दोबारा लगाना, फिर आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है।
यहां से SI कैलकुलेट कर लेना। SI जब आ जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, प्रिंसिपल में SI को ऐड कर दोगे, आपके अमाउंट निकल के आ जाएगी। बात क्लियर हुई, फॉर्मूले समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। ये मैंने आपको करना बताया था कैसे सॉल्व करना है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आप रिजल्ट यहाँ पे प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ये है, इसको और SI को ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर कर लेंगे आप पक्का, और करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी मुझे बताएंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप अच्छे से सॉल्व कर लियो, आपको जो मैं कह रहा हूं वो समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो सैंपल पेपर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या एज इट इज ऐसे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते थे, या जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करवाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।